आज हम भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। जब संविधान प्रारंभ हुआ था, मतलब संविधान के प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियां दी गई थी। संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां दी गई थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है ये 12 हो गई है। कितना हो गई है? 12। तो वर्तमान में हम उन 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची जो है वो अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 4 में दिया गया है। प्रथम अनुसूची का जिक्र जो है अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 4 में दिया गया है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बनने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, लेकिन दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह इस समय 8 हो गई है। तो प्रथम अनुसूची में इस प्रकार से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 69वें संविधान संशोधन द्वारा 69 संविधान संशोधन द्वारा क्या है, 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और जिसका जिक्र अनुच्छेद 239 ए या इसे 239 का कहेंगे में किया गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसका जिक्र 239 ए में किया गया है, जो 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर दूसरी अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ता, पेंशन, इसमें 3 चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं तो वहाँ पर उसका भी वेतन, भत्ता, पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसका भी जिक्र यहाँ पर है। केंद्र के मंत्री हैं जो सांसद हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए या राज्यसभा के सभापति हुए, उपसभापति हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, राज्य विधानसभा के मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति हुए, केंद्र के मंत्री हुए, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल और राज्य विधानसभा के जो मंत्री हैं तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उन सबके वेतन, भत्ते, पेंशन इसका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब हम तीसरी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके द्वारा ले जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है कि ये कौन सा शपथ या कौन सा प्रतिज्ञान लेते हैं। जैसे संघ के मंत्री हुए, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, ये निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी वे हैं जो नामांकन भरने जाते हैं, उनके लिए भी से एक शपथ लेना होता है, उसका भी जिक्र तीसरी अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद संसद के सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, वो अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, उसका जिक्र अनुसूची 3 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुए, राज्य के मंत्री, मतलब विभिन्न राज्यों में जो मंत्री बनाए जाते हैं उनके लिए शपथ, और या राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी,
मतलब जो राज्य विधानमंडल में नामांकन भरने जाते हैं उनके लिए भी क्या होता है, शपथ या प्रतिज्ञान है। तो वो भी तीसरी अनुसूची में दिया गया है। राज्य विधानमंडल के तथा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं तो वो सदस्य पहले क्या शपथ लेते हैं, उसके बाद उनको सदस्यता मिलती है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो तीसरी अनुसूची में इस प्रकार से जो उम्मीदवार हैं, संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री तथा राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं और राज्य विधानमंडल के तथा विधान परिषद के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो द्वारा लिया जाने वाला शपथ या प्रतिज्ञान है वह तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अब चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 4 एवं अनुच्छेद 80 में राज्यों के द्वारा और केंद्र के द्वारा जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उसका जिक्र किया गया है। वर्तमान में जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो जैसे दिल्ली हुआ और पुदुचेरी, उसी में ही राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अन्य राज्यों में अपेक्षाकृत जनसंख्या कम होने के कारण क्या है कि वहाँ पर सीटों का आवंटन नहीं किया गया है। ठीक, अब अगले हम पढ़ते हैं कि पाँचवीं अनुसूची में क्या दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची जो अनुच्छेद 244 में जिसका वर्णन किया गया है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। जहाँ पे अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके प्रशासन के संबंध में और नियंत्रण के संबंध में जो है राष्ट्रपति जो होता है वह कानून बनाता है। उसमें से राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया जाता है। तो पाँचवीं अनुसूची में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बंद किया गया है। छठी अनुसूची में भी अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 के अंतर्गत जिक्र किया गया है। इसमें से 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किया गया है। ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 एवं 275 के अंतर्गत दिया गया है। अब सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है, इसमें शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है कि कौन सी शक्ति केंद्र के पास होगी, मतलब वो संघ सूची में होगी, कौन शक्ति राज्य के पास होगी। तो इस प्रकार से विषयों का बंटवारा किया गया है कि कौन कौन से विषय संघ सूची में होंगे जिस पर केवल केंद्र का नियंत्रण होगा, कौन से विषय राज्य सूची में होंगे जिसमें केवल राज्य का नियंत्रण होगा, और कौन से विषय जो हैं इस समवर्ती सूची में होंगे जिसमें केवल क्या होगा कि संघ सूची और राज्य सूची दोनों का नियंत्रण होगा। तो वर्तमान में संघ सूची जिसमें केंद्र का नियंत्रण होता है, शुरू में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषयों का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार राज्य सूची में जिसमें केवल राज्य नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, वो उसमें मूल रूप में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र भी अपना कानून बना सकती है और राज्य भी अपना कानून बना सकता है, दोनों सम्मिलित रूप से कानून बनाते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो केंद्र का मतलब संघ का ज़्यादा नियंत्रण इसमें रहता है, उसके द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, राज्य द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। तो इसमें से दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा बनाया गया
कानून अगर उसी विषय पे है तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा। तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन राज्य के 5 विषयों राज्य सूची से निकाल कर उसको इसमें जोड़ दिया गया है और वर्तमान इसमें 52 विषय हो गए हैं। कौन कौन से विषय इस वहाँ से हटाकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में किए गए हैं, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हटाया गया है। वो 5 विषय कौन थे? शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। इन विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। इसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों के गठन की बात की गई है जो न्याय का प्रशासन है, लेकिन 2 को छोड़कर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का गठन नहीं किया जा सकता। उसमें उसके अतिरिक्त जो निचली न्यायालय हैं, जैसे कि आपके जिला न्यायालय हैं, उनका क्या है इसमें गठन किया जाता है। अब देखिए एक सूची और है, वह है अवशिष्ट सूची। एक सूची और है और उस सूची का नाम है अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची क्या होती है? अवशिष्ट सूची में वो विषय आते हैं जो इन तीनों विषयों में नहीं होते हैं। तो जो इन तीनों विषयों में नहीं जो विषय आएंगे वो अवशिष्ट सूची में आते हैं और भारत में अवशिष्ट सूची पर नियम या कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है, राज्य को नहीं है। तो अवशिष्ट सूचियों पर केवल केंद्र ही कानून बना सकती है, राज्य कानून बना नहीं सकता है। ठीक, अब अगला हम देखेंगे कि 8वीं अनुसूची क्या है। तो 8वीं अनुसूची का जिक्र जो है अनुच्छेद 344 एवं अनुच्छेद 351 में किया गया है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया है, बोडो है, बांग्ला है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। यहाँ पर इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है, हमारे संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, तब भी राज्य की कार्य में उसको लिया जा रहा है, जो कि कहा गया था कि 15 वर्षों के बाद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक अंग्रेजी क्या है, एक विषय के रूप में, राज्य की भाषा के रूप में हमारे न्यायालयों में और अन्य कार्यों में अभी भी सम्मिलित है। अब 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इस प्रकार वर्तमान में जो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब हम 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची का वर्णन अनुच्छेद 31 ख या 31 बी इसे कह सकते हैं। अंग्रेजी में 31 बी कहेंगे और हिंदी में 31 ख कहेंगे। ये भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली से संबंधित है। जब 1950 में संविधान लागू हो गया, उसके तुरंत बाद ही इसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भूमि जो है अधिकांश जमींदारों के पास थी और विभिन्न जो है कल्याणकारी योजनाएं लागू करना था। तो उसके लिए क्या होता है, भूमि अधिग्रहण जरूरी हो गया था। लेकिन सरकार क्या है, भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था एक मूल अधिकार था। इसलिए कि ऐसा किया गया कि कोई ऐसी विधि बनाई जाए, कोई ऐसा नियम निकाला जाए जिसमें कि हम अगर
रख दें ले जाके कानूनों को, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाए। अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी अगर हम उस अनुसूची में इसको रख देंगे, भूमि सुधार या अन्य जो प्रणालियां हैं जिसमें सुधार किया जाएगा, तो अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन भी होता है तब पर भी क्या है कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसीलिए अब यहाँ देखिए, प्रथम संविधान संशोधन किया गया। इसके लिए संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में। 1951 में संशोधन किया गया, इसलिए किया गया कि सामाजिक एवं आर्थिक सुधार जरूरी हैं और भले ही वो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, और इस प्रकार की जितनी भी विधियां बनाई गई, कानून बनाए गए भूमि सुधार या जमींदारी प्रणाली से संबंधित, उन सबको 9वीं अनुसूची में रखा गया ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाए। मूल रूप में इसकी संख्या 13 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 284 हो गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें आप देखेंगे संख्या 18 है, 92 है और 130 को विलोपित कर दिया गया है। और 76वें संविधान संशोधन 1994 द्वारा 257 का नाम से एक नई संख्या 257 का नाम से एक नया जो है उसमें संख्या जोड़ दी गई है। तो अंतिम रूप में जो है इस समय जो उसकी संख्या है वो 282 है। तो अब देखिए, तो इसको कहा गया था, लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 में जब फैसला हुआ कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन इसकी मूलभूत सांचा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मूलभूत सांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उस समय क्या किया गया कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्योंकि ये बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि विधायिका या कार्यपालिका ही क्या है कि किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकती हैं कि ये सही है कि गलत है। इसके लिए, इसकी व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना है, सुप्रीम कोर्ट बना है, उसको इसकी व्याख्या करने की शक्ति दी गई है। इसलिए 2007 में क्या कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है, उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद जो है आपका 102 और 191 में इसका वर्णन किया गया है। 102 जो है केंद्र से संबंधित है और 191 जो है राज्यों से संबंधित है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निरंतरता के बारे में दिया गया है कि अगर कोई भी प्रतिनिधि जो किसी भी पार्टी से जीत कर जाता है और वह अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसको अध्यक्ष द्वारा या उपाध्यक्ष द्वारा निर्हर घोषित कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई पूरी पार्टी लेकर अपनी चला जाता है, पूरे सदस्यों को लेकर चला जाता है या 1/3 सदस्यों को लेकर जाता है, तो उसका विलय क्या होगा, ये दल बदल के आधार पर उसे निर्हर घोषित नहीं किया जाएगा, उसको अवैध नहीं ठहराया जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हम पढ़ेंगे कि 11वीं अनुसूची क्या है। 11वीं और 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में एक ऐसी अनुसूची है जो किसी भी संविधान में आज तक नहीं हो पाई है। तो इसमें देखिए कि 11वीं अनुसूची जो है 243 से लेकर 243 तक इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद में।
इसमें पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और यह पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा किया गया और इसमें 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया 1992 में और पंचायती राज में 29 विषयों का जिक्र है और इसे भाग 9 में रखा गया है। तो पंचायती राज कानून जो है 24 अप्रैल को 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल जो है ये राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो ये 11वीं अनुसूची थी जो भारत के तीसरे स्तर की सरकार के बारे में बताती है जो अन्य देशों से कहीं आगे है। अब यहाँ देखिए 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची का जिक्र अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG तक किया गया है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें 18 विषय शामिल हैं और इसे भाग 9 क में रखा गया है। तो इस प्रकार से संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ जो मिलकर पूरा हो गई हैं, जिसका हमने अध्ययन किया है। ठीक, धन्यवाद।